हेलो स्टूडेंट्स। हम आ रहे हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जो हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम लोगों को पीरियोडिसिटी के बारे में जनरली बात करनी है कि कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट्स की, उसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि 10th आईसीएसई में कितना सिलेबस है। तो इस केस में अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो हमें इस 6 टॉपिक के बारे में जनरली बात करनी है। पहला हमारा जो टॉपिक है ये है एटॉमिक साइज की बात करेगा। दूसरा हम लोगों को मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। चौथा हम लोग को पढ़ना क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सिक्स्थ जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। क्लियर है? तो इस केस में जब हम देखते हैं कि हर एक प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, इसमें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के इंफॉर्मेशन की बात पूरी कर ली है कि क्या ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, किस तरीके से अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल किस तरीके से वेरी करते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोग को पहला है एटॉमिक साइज के बारे में। पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को पहले एटॉमिक साइज के बारे में बात करनी है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इस केस में जब हम भी एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो यहीं पे इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों टॉपिक, ये दोनों टॉपिक क्या है, दोनों टर्म जो है वो सेम है। इसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं होता क्या है। तो जब भी हम लोग एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड शेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से कुछ स्फेरिकल शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटॉमिक साइज होता है वो एक्चुअली में क्या है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। यहां पे क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। ठीक है, दैट मीन्स हम जब इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करते टाइम क्या बताएंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। एटम्स, ये यहाँ पे एकदम एटॉमिक साइज को तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, लेकिन जब इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक साइज जो है वो वेरी करेगा, तो उसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जब हम ग्रुप में मूव करेंगे, तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, मूविंग इन अ ग्रुप, तो जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो उस केस में हमने पहले ही हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं कि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन जो ग्रुप के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो जो पीरियड नंबर होता है या वैलेंस शेल जो होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल जरा यहीं पे देख लेते हैं क्या, कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, फिर क्या है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर क्या है पोटेशियम। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो KLMN इस तरीके से शेल्स आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, 2, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे कितना आएगा 2,1, यहाँ पे कितना आएगा 2,8,1, यहाँ पे कितना आएगा 2,8,8,1। तो इस केस में जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो ग्रुप में मूव करते टाइम हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब भी आप ग्रुप में मूव करेंगे तो उस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखेंगे वो क्या दिखेंगे, सेम। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसमें शेल्स की बात करते हैं तो पहले वाले में 1 शेल, फिर 2 शेल, फिर यहाँ पे क्या दिखा, 3 शेल दिखा, फिर 4 शेल दिखा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसमें एटॉमिक साइज को रिलेट करते हैं तो देखते हैं कि पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल था। एटॉमिक साइज इस रिस्पेक्ट में क्या थी, कम थी, थोड़ा सा क्या था, स्मॉल साइज था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे एलिमेंट्स की, तो दूसरे एलिमेंट्स हम देख रहे हैं कि इसके पास 2 शेल हो गए हैं। तो 2 शेल होने की वजह से पहले वाले के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले एटम की जो साइज है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब स्मॉल साइज जो इसमें जो सेकंड वाला
एलिमेंट है लिथियम, इसकी साइज क्या है, थोड़ी सी बड़ी हुई है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले एलिमेंट्स की, तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 3 शेल है। तो 3 शेल होने की वजह से जो साइज एटम की है वो क्या हो गई, थोड़ी सी और बढ़ गई। तो इस केस में जनरली हम लोग ये बताते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें दिखेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस चेंज होता है, और पीरियड चेंज होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे या नंबर ऑफ न्यू शेल्स जो होंगे वो कंटिन्यूअस क्या होंगे, अराइज होते रहेंगे, जिसकी वजह से जब सेल्स बढ़ते रहेंगे तो एटम का साइज भी क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअस एक्सपेंड होता जाएगा। तो इस केस में जब आप लोगों से कोई पूछता है कि ग्रुप में अगर आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम बताते हैं कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम अप टू डाउन देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। रीजन क्या बताएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, मतलब कंटिन्यूअस शेल्स जो होंगे किसी पर्टिकुलर एटम में वो कंटिन्यूअस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से एटम की जो साइज होती है वो क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो ग्रुप में मूव करके देख लिए ट्रेंड किस तरीके से वेरी कर रहा है। अब दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे कि अगर हम पीरियड में मूव कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा। जैसे मैंने कहा अगर हम किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं थर्ड पीरियड की, या सेकंड पीरियड का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सेकंड पीरियड, ठीक है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आएगा, नियोन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2,1, इसका कितना आएगा 2,2, यहाँ पे कितना आएगा 2,3, यहाँ पे कितना आएगा 2,4, यहाँ पे कितना आएगा 2,5, यहाँ पे आएगा 2,6, यहाँ पे कितना आएगा 2,7, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा 2,8। यहाँ पे अगर हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से अगर और देखें तो हमें इतना समझ में आता है कि इस केस में अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हैं तो शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, सबके पास 2 ही शेल हैं, लेकिन इंक्रीज क्या हो रहा है, आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। या फिर अगर हम लोग इसको एक कीवर्ड की बात करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि जब लेफ्ट राइट आप मूव करेंगे तो उस केस में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जाते हैं, शेल कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर 2 शेल है तो 2 ही शेल रहेगा, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस केस में होता क्या है कि जैसे मैं कहूं लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम के पास 2 शेल हैं यहाँ पे। फिर अगले की बात हम लोग करते हैं लिथियम बेरिलियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम के पास भी 2 ही शेल हैं। फिर हम बात करते हैं बोरॉन की बात कर लेते हैं, फिर कार्बन के पास भी 2 ही शेल हैं। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वाले शेल को फिलअप नहीं करूंगा, इस वाले शेल को मैं बिल्कुल भी फिलअप नहीं करूंगा। यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में। यहाँ लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे, लिथियम में, बेरिलियम में। फिर बोरॉन में हमें 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं आउटर मोशन में, यहाँ पे बोरॉन। कार्बन में जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो आउटर मोशन में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ पे हम लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन में हम लोगों को 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लोरीन में हम लोगों को दिखेंगे। तो अब इस केस में देखते हैं कि साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इस केस में यहाँ पे देखते हैं कि पहले अगर हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के आउटर मोशन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बेरिलियम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है उस पर 2 तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 3 फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस से आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं
प्रेजेंट है आउटर मोशन में, जिससे फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस देख रहे हैं, कंटिन्यूअस जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और किसी पर्टिकुलर एक ही शेल पे बढ़ रहा है। दैट मींस सेकंड वाले शेल पे पहले कम फोर्स था, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा और इस तरीके से कंटिन्यूअस फोर्स जो होता है वो आउटर मोशन पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जब आउटर मोशन पे फोर्स बढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ क्यों रहा है, एक्चुअली में बढ़ इस वजह से रहा है क्योंकि शेल जो है वो सेम है, एक दो ही शेल है, लेकिन न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज जो प्रेजेंट है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से कह सकते हैं प्रोटॉन जो है वो बढ़ रहा है और प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम में। तो प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे, मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही शेल पे फोर्स कंटिन्यूअस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से साइज जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो इस केस में आप क्या बताएंगे कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस केस में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। क्या पहला पढ़ा कि अगर एटॉमिक साइज की बात करते हैं वो क्या होता है, तो बताते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जब ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या रहेंगे, सेम। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स कंटिन्यूअस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स जब इंक्रीज होते जाएंगे तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तो शेल जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को। तो अगर हम सेकंड पीरियड में मूव करें तो दो ही शेल, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ट्रेंड समझ में आता है कि ग्रुप में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल्स, और पीरियड में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। पहला तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। एटॉमिक साइज पे ही जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है एटॉमिक साइज पे, इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है इस पे कि जो नोबल गैसेस होती हैं या जो इनर्ट गैसेस होती हैं उसकी जो साइज होती है वो हैलोजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। मतलब जो ग्रुप 18 में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 17। क्यों ऐसा होता है, अभी तो हम लोगों ने बताया कि अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो कंटिन्यूअस एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है नोबल गैसेस पे, तो इस केस में होता क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 18 की, ग्रुप नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं तो 18 का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे नियॉन की बात कर लेता हूं और आर्गन की बात कर लेता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, इसमें 2,8 आएगा, इसमें कितना आएगा 2,8,8 आता है। तो अब अगर हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं तो पहले वाले में 2 शेल, दूसरे वाले में कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, नियॉन है और यहाँ पे क्या है, आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे भी इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगने लगता है, और इस रिपल्सन फोर्स की वजह से जो एटम की साइज होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है स्ट्रेंथ के
जस्ट ऑपोजिट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगता है वो ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो साइज होती है वो थोड़ी सी क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को बस इतना बताना है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में इनर्ट गैस में ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगने लगता है, और इस वजह से जो साइज होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बनता है, ध्यान रखना कि ये फर्स्ट टाइप का था। अगर हम लोग सेकंड टाइप की बात करते हैं, अगर हम सेकंड टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन एक पूछता है, टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि एन एटम एंड कैटायन, इन दोनों में एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास है क्या, सोडियम, और हमारे पास सोडियम आयन भी है, मतलब सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका भी एटॉमिक नंबर 11, दोनों कन्फिग्रेशन अगर करेंगे KLM तो यहाँ पे कितना आएगा 2,8,1 आएगा, लेकिन सोडियम प्लस आयन में कितना आएगा 2,8, क्योंकि जो कैटायन फॉर्म होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं। तो यहाँ से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि वो स्टेबल हो सके और कैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि किसकी साइज बड़ी होती है। तो इस केस में आप लोग हमेशा क्या बताएंगे कि जो नॉर्मल एटम होता है उसकी साइज कैटायन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और प्रोटॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन ज्यादा होता है, किसमें, इस आयन में। तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होता है आउटर मोशन पे वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, कम। या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस चार्ज कैटायन में ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी साइज कम होती है, और एनायन में जो होता है वो न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, जिसकी वजह से उसकी साइज थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। सेम उसी तरीके से तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, टाइप थर्ड। तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कहता है कि एन एटम एंड एन आयन, दोनों में किसकी साइज ज्यादा होती है। तो दोनों में अगर हम लोग बात करते हैं एनायन की और एटम की, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन 17 वाला, और यहाँ पे क्लोरीन -1, ये भी 17। इसका कन्फिगरेशन करेंगे तो 287 आएगा, लेकिन इसका कन्फिगरेशन कितना करेंगे तो 288 आता है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे एनायन के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, और अभी हम लोगों ने नोबेल गैस का एग्जाम्पल दिया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है। तो इस केस में जो हमें एनायन दिखेगा, एनायन की साइज नॉर्मल एटम से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये केस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। एटॉमिक साइज हमारा कंप्लीट। अगला हम लोगों का है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जब हम लोगों को पता होगा तो मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वही क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो इस केस में जो मेटल्स होते हैं, हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही इजी तरीके से या बहुत ही इजीली लूज कर सके वही क्या होता है, एक मेटल होता है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं मेटल्स की, तो डिफाइन कर लिया हम लोगों ने क्या कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, और उस मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही क्या होगी, उसकी मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है बेटा ट्रेंड्स, कि मेटेलिक कैरेक्टर वेरी कैसे करता है ग्रुप या पीरियड में। तो इस केस में होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं ग्रुप में, तो यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान से सुन लें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स पढ़ते टाइम आप लोग दो चीजों पे बहुत फोकस करेंगे। पहला क्या, एटॉमिक साइज, जब भी आंसर देना होगा एटॉमिक साइज, और दूसरा जब हम बात करते हैं तो दूसरे की बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं दो रीजन के बेसिस पे हर एक ट्रेंड्स का क्या देंगे, आंसर देंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स इजीली लूज कर दे वही क्या है, मेटल, और उस पर्टिकुलर मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही उस पर्टिकुलर वही क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर।
तो जब हम बात करते हैं ग्रुप में मूव करने की, ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप में मूव करते टाइम साइज जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर क्या है, फ्रांसियम। कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 2 8 1, यहाँ पे कितना आएगा 2 8 8 1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने वाले एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल। जो जितने अच्छे तरीके से लूज करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो किस तरीके से इजिली कैसे लूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे जरा एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके 1/r² के, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूंगा तो कहूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जो फोर्स लगेगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस केस में जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो ग्रुप में हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स मिलते हैं, पहले एक शेल होगा, फिर हमारे पास 2 शेल्स आ जाएंगे, साइज थोड़ी सी बढ़ गई, फिर हमारे पास 3 शेल आ जाते हैं, साइज थोड़ी सी और बढ़ गई। तो इस केस में जो न्यूक्लियस और आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है उनके बीच डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है जब ग्रुप में मूव करते हैं। तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया, कम। जब कम फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इजी। और इस वजह से जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो कंटिन्यूअस मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। व्हेन जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम लगता जाएगा। और जब कम फोर्स लगेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन पे तो उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट से रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी। और जितने इजी तरीके से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसकी मेटालिक कैरेक्टर भी उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है, तो अप टू डाउन मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती है। फिर सेकंड की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड में जब मूव करते हैं तो अभी हम लोगों ने बताया कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में मूव करेंगे, यहाँ पे जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करते टाइम क्या होता है, शेल जो होंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियस चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, जो न्यूक्लियस चार्ज होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं पीरियड में मूव कर, जैसे यहाँ पे लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पहले हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज होगा वो 3 होगा, यहाँ पे 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से न्यूक्लियस चार्ज कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जाएगा तो आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और न्यूक्लियस और आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, तो साइज क्या होती जाएगी, कम। और अभी बताया कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा। मतलब डिस्टेंस अगर कम हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स जैसे ही बढ़ा इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, टफ। इस वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर होगी वो कंटिन्यूअस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग बताते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट राइट मूव करने पे डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। पूरे कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखें कि 2 ही टर्म पे हम लोगों को आंसर देना होता है। एक होता है एटॉमिक साइज, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज अगर बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है, जिससे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। सेम उसी तरीके से अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उन पर न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज। और जब साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा होगा, और जब फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, टफ। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना अगर टफ है तो उसके इसमें मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो 2 ही बेसिस पे आंसर देना है, एक एटॉमिक साइज, दूसरा क्या, न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं, यहीं पे देखते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर
ठीक है। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट ऑपोजिट, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जो है उसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ट्रेंड के बेसिस पे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसकी भी जरा बात कर लेते हैं, और उस नॉन मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही क्या होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन कर सके, जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है वही क्या होता है, उतना ही अच्छा नॉन मेटल होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो ग्रुप में मूव करते टाइम साइज कंटिन्यूस बढ़ता जाता है, फोर्स कम होता जाएगा, आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इस वजह से जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होती है ग्रुप में वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होती है, मतलब अगर आप अप टू डाउन मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगी वो कंटिन्यूअस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना या गेन करना टफ होता है, इस वजह से जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करते टाइम क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस केस में क्या होता है, पीरियड में मूव करते टाइम जो डिस्टेंस होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। कंटिन्यूअस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन पे। तो इस केस में साइज क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअस, जैसे ही डिस्टेंस कम होगा साइज क्या होती जाएगा, सॉरी फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, नॉन मेटल। दैट मीन्स लेफ्ट राइट मूव करते टाइम नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अप टू डाउन मूव करते टाइम नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे ये दो टॉपिक हम लोगों को जनरली बात करनी थी, ठीक है। तीन वीडियो तो बनाएंगे। नाउ हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस नेक्स्ट टॉपिक में हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि एटम को हमें आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स के, किसी भी एलिमेंट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना है तो जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या होता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब डिफाइन करते हैं तो बताते हैं कि the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an gaseous isolated atom is called ionization energy या ionization potential। मतलब क्या बताते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको रिमूव कर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी एटम के, किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोशन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वही क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि किस तरीके से ये ग्रुप में या पीरियड में वेरी करता है, तो पहले हम मूव कर लेते हैं किसमें, ग्रुप में मूव करते हैं। तो जब भी हम लोग ग्रुप में मूव करेंगे तो ग्रुप में मूव करते टाइम हमें दिखता है कि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जब एटॉमिक साइज बढ़ती है तो उस केस में हर एक एटम के सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है। और दूसरा कि ग्रुप में मूव करते टाइम जो हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे बेटा, हमेशा हमें सेम मिलेंगे। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होता है, आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस पे न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को आउटर मोशन से रिमूव करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे देखते हैं, मैंने कहा पहला हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, लिथियम है। लिथियम के बाद हम सोडियम की बात कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ सोडियम के बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोटेशियम की, 1 2 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4।
यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सबका देखते हैं तो हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम जो होता है इसके आउटर मोशन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन हमें दिखेगा, सोडियम जो होगा इसके भी आउटर मोशन में हमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिखता है, और लिथियम जो होता है लिथियम के आउटर मोशन में भी क्या दिखता है, हमें एक ही इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोशन में भी हमें क्या दिखता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमें दिखने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो एटम की साइज है, साइज जो है वो क्या है, पहले एक शेल में सबसे कम साइज है, सेकेंड वाले शेल में इससे थोड़ी सी बड़ी है, इसके बाद कंटिन्यूअस साइज क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। और साइज बढ़ने की वजह से जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन पे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेशन अभी बताया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब फोर्स कम लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, और इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो आउटर मोशन से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आयनाइजेशन जब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करना इजी है दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, कम। तो हम ये कहेंगे कि जब अप टू डाउन मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कंटिन्यूअस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताएंगे कि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में मूव करते हैं, तो जब पीरियड में मूव करेंगे, मान लेते हैं हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, और अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, शेल्स सेम होती हैं। अगर हम किसी पीरियड में अगर सेकंड में मूव करें तो हमारे पास जो शेल्स दिखेंगे वो 2 ही शेल दिखेंगी, लेकिन शेल तो सेम है। शेल सेम होने के साथ साथ आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज क्या होती है, डिक्रीज। साइज अगर कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो हो जाता है वो क्या होता है, थोड़ा सा टफ। तो जितना साइज कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि लेफ्ट राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट मूव करते टाइम क्या होता है कि साइज डिक्रीज होने की वजह से या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, थोड़ा सा टफ। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में बताएंगे कि जब पीरियड में मूव करेंगे तो लेफ्ट राइट जब मूव करेंगे तो हमें जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होती जाएगी लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या कि when we move in a periodic table from left to right then ionization energy increases। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ये चीज? फिर आगे अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, अगले कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक दे रखा है, इस अगले टॉपिक में क्या दे रखा है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी वर्ड का अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसका जनरली मतलब होता है अफेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव की बात कर रहा है। तो इस केस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या है कि